एक बार की बात है कि यूरोप में एक स्त्री रहती थी। उसके 3 बेटियां थीं। उसकी पहली बेटी की दोनों आँखों में भीगापन था। फिर भी उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उसकी अपनी दोनों आँखें भी बहंगी थीं। उसकी दूसरी बेटी का एक कंधा ऊंचा और एक कंधा नीचा था और भौं के बाल धुएं के कालिख जैसे काले थे। फिर भी उसकी माँ उसको उतना ही प्यार करती थी जितना कि वह अपनी पहली बेटी को करती थी, क्योंकि उसका अपना भी एक कंधा ऊंचा और एक कंधा नीचा था और भौं के बाल धुएं की कालिख जैसे काले थे। पर उसकी सबसे छोटी बेटी पके सेब की तरह सुंदर थी। उसके रेशम से मुलायम बाल सोने के रंग जैसे थे, लेकिन उसकी माँ उसे बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि ना तो वह खुद ही बिल्कुल सुंदर थी और ना ही उसके अपने बाल ही सुनहरे थे। उस स्त्री की दोनों बड़ी बेटियां रोज सुबह शाम बहुत बढ़िया कपड़े पहनती थीं और सारा दिन बाहर धूप में बैठी रहती थीं, जबकि उसकी सबसे छोटी वाली लड़की बहुत ही घटिया कपड़े पहनती थी। इसके अलावा वह घर में काम भी बहुत करती थी। वह बतखों को रोज सुबह पहाड़ी तक ले जाती थी ताकि वह हरी हरी घास खाकर मोटी हो जाए और फिर शाम को उनके घर वापस लाती थी। दोनों बड़ी बहनों को सफ़ेद रोटी और मक्खन खाने को मिलता था और बढ़िया दूध पीने को मिलता था, मगर छोटी बेटी को सूखी डबल रोटी के टुकड़े ही खाने को मिलते थे। एक बार सबसे छोटी बेटी अपनी बतखें लेकर पहाड़ी की ओर चली जा रही थी। उसके हाथों में उसकी बुनाई थी। वह धूल भरे रास्ते पर कूदती फांदती चली जा रही थी कि एक पुल के पास आई, जो एक नाले पर बना हुआ था। वहाँ उसने एक लाल रंग की टोपी देखी, जो एक पेड़ की डाल से झूल रही थी। उसके ऊपर चांदी की एक घंटी भी लगी थी। वह टोपी सबसे छोटी बेटी को बहुत अच्छी लगी और वह सोचने लगी कि वह उसको ले ले, क्योंकि ऐसी टोपी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। सो उसने वह टोपी उतार कर अपनी जेब में रख ली और बतखों के साथ आगे बढ़ चली कि उसने एक आवाज़ सुनी, रुको रुको। उसने इधर उधर देखा तो उसे एक अजीब सा काला आदमी दिखाई दिया। उसका सिर तो बंद गोभी जितना बड़ा था और टांगें नन्ही मूली जैसी थीं। सबसे छोटी बेटी ने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? वह आदमी अब तक उसके पास तक आ गया था और अपनी टोपी वापस मांग रहा था, क्योंकि उस टोपी के बिना वह पहाड़ी पर अपने घर वापस नहीं जा सकता था। वह आदमी वहीं रहता था, मगर फिर उसकी यह टोपी यहाँ पेड़ पर कैसे लटक रही थी, यह उसकी समझ में नहीं आया। क्रिस्टीन ने सोचा कि टोपी उसको वापस देने से पहले उस आदमी का नाम तो उसे उस आदमी से मालूम कर ही लेना चाहिए। असल में वह आदमी वहाँ उस नाले में मछलियाँ पकड़ रहा था कि हवा से उसकी टोपी नाले में गिर गई थी और उसने उसे पेड़ पर सूखने के लिए डाल दिया था। अब क्या क्रिस्टीन वह टोपी उसे दे देगी? उस आदमी ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया कि कैसे उसकी टोपी वहाँ पेड़ पर पहुँची। क्रिस्टीन सोचने लगी कि वह क्या करे, टोपी दे या ना दे। वह बहुत सुंदर टोपी थी। अगर वह उसको टोपी दे देती है तो वह उसे टोपी के बदले में क्या देगा? वह आदमी उसको उस टोपी के 5 रुपए देने को तैयार था, पर 5 रुपए तो इतनी सुंदर टोपी के लिए बहुत कम थे और फिर उसमें चांदी की घंटी भी तो लगी थी।
पर लो वह आदमी तो उस टोपी के 100 रुपये भी देने को तैयार हो गया। नहीं नहीं, उसको पैसों की क्या परवाह, पर इतनी सुंदर टोपी आएगी कहाँ से? उसको तो उसकी टोपी अच्छी लग रही थी। आदमी बोला, देखो क्रिस्टीन, मैं इस टोपी के बदले में तुमको यह देने के लिए तैयार हूँ। कहकर उसने अपना खुला हुआ हाथ उसे दिखाया, जिसमें बीन के एक दाने जैसा कुछ था। वह कोयले जैसा काला था। यह तो ठीक है, पर यह क्या है? वह काला आदमी बोला, यह संतोष के सेब का बीज है। इसे तुम अपने घर के पास बो देना। इसमें से एक पेड़ निकलेगा और उस पेड़ में लगेगा केवल एक सेब। जो भी उस सेब को देखेगा वही उसको देखकर उसको खाने के लिए ललचाएगा, पर उस सेब को तुम्हारे सिवा कोई और नहीं तोड़ पाएगा। जब तुम्हें भूख प्यास लगेगी तब यह मांस और पानी बन जाएगा, और जब तुम्हें ठंड लगेगी तो यह गर्म कपड़े बन जाएगा। दूसरी अजीब बात इसके बारे में यह है कि जैसे ही तुम यह सेब तोड़ोगी, उसी समय उस सेब की जगह दूसरा सेब उग आएगा, और इस तरह उस पेड़ पर हमेशा एक सेब रहेगा। क्या अब तुम मेरी टोपी दे दोगी? क्रिस्टीन उस जादू वाले बीज को देखकर बहुत खुश हुई। उसने उस आदमी को उसकी टोपी वापस कर दी और उससे सेब का बीज ले लिया। उस आदमी ने अपनी टोपी अपने सिर पर रखी और गायब हो गया, ऐसे जैसे फूंक से मोमबत्ती बुझ जाए। क्रिस्टीन उस बीज को लेकर घर चली गई और अपने कमरे की खिड़की के सामने उसको बो दिया। सुबह उठी तो उसने खिड़की से झांका तो वहाँ तो एक सेब का एक पेड़ खड़ा हुआ था और उस पर एक सेब लटक रहा था। सेब का रंग बिल्कुल सुनहरा था। वह बाहर गई और आसानी से उसे तोड़ लिया। जैसे ही उसने उसे वहाँ से तोड़ा तो तुरंत ही उसकी जगह एक और सेब वहाँ पर आ गया। भूखे होने की वजह से वह सेब उसने तुरंत ही खा लिया। खाने पर उसको लगा कि इतना अच्छा सेब तो उसने पहले कभी खाया ही नहीं था, क्योंकि उस सेब का स्वाद सेब जैसा नहीं था, बल्कि शहद और दूध से बने केक जैसा था। कुछ देर बाद उसकी सबसे बड़ी बहन बाहर आई और चारों तरफ देखने लगी। उसने वहाँ एक सेब का पेड़ देखा और उस पेड़ पर लटकता हुआ एक सुनहरा सेब देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह सेब का पेड़ रातों रात यहाँ कहाँ से आ गया? उस पेड़ पर लगे सेब को देखकर उसकी उसी समय उस सेब को खाने की इच्छा हुई। उसे लगा मानो यही इच्छा उसके जीवन की पहली और आखिरी इच्छा थी। उसने सोचा, इसे मैं तोड़ ही लेती हूँ, इसको तोड़ने में क्या है? पर इसे कहना आसान था बजाय करने के। जैसे ही उसने सेब तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ना शुरू किया तो उसे लगा कि वह सेब तोड़ने नहीं बल्कि चांद पकड़ने जा रही है। वह चढ़ती गई और चढ़ती गई। चढ़ते चढ़ते उसे लगा कि वह चांद भी नहीं बल्कि सूरज को पकड़ने जा रही है। दोनों ही काम आसान थे, पर सेब उससे अभी भी बहुत दूर था। आखिर उसने हिम्मत छोड़ दी। फिर उसकी दूसरी बहन आई और उसकी भी उस सेब पर नज़र पड़ी तो उसकी भी उसको लेने की इच्छा होने लगी, पर चाहने और पाने में तो बहुत अंतर है। उसको भी वह सेब नहीं मिल पाया। अंत में उसकी माँ आई। उसने भी वह सेब लेना चाहा, पर वह भी सेब नहीं ले पाई। तीनों ही उस पेड़ के नीचे खड़ी उस सेब की इच्छा कर रही थी, पर तोड़ उसे कोई भी नहीं पा रहा था। मगर क्रिस्टीन जब भी चाहती वह सेब तोड़ लेती। जब उसे भूख लगती, पेड़ का सेब उसकी भूख शांत कर देता। जब कभी उसे प्यास लगती तो भी उसके लिए वहाँ सेब हाजिर था।
जब उसे किसी अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा होती तो वह भी उसको उस सेब से मिल जाता। अब वह दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत लड़की थी। एक दिन एक राजा उधर से अपने आदमियों के साथ गुजर रहा था कि उसने भी उस पेड़ से लटका हुआ वह सुनहरा सेब देखा। उसको देखते ही उसके मन में भी उस सेब को खाने की इच्छा जाग उठी। उसने अपने एक नौकर को बुलाया और कहा कि वह उस सेब को कुछ सोने के सिक्कों के बदले में खरीद लाए। नौकर उस घर की ओर गया और उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। माँ ने दरवाज़ा खोला और पूछा, क्या बात है, तुम्हें क्या चाहिए? तो नौकर बोला, कोई खास चीज़ तो नहीं, बाहर एक राजा है, यह जानना चाहते हैं कि उनको यह सेब इतने सोने के बदले में मिल सकता है या नहीं। माँ बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। नौकर ने उसको वह सोना दे दिया और वह सेब तोड़ने चल दिया। वह चढ़ा और चढ़कर उसने डाल हिलाई, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। वह पेड़ पर भी चढ़ कर भी फिर भी वहाँ तक नहीं पहुँच सका और वह सेब नहीं तोड़ सका। नौकर राजा के पास वापस गया और बोला, उस स्त्री ने वह सेब मुझे बेच तो दिया है, मगर वह तो तारों से भी दूर लगता है, हाथ में ही नहीं आता। राजा ने एक और आदमी भेजा। वह आदमी मजबूत और लंबा था, मगर काफ़ी कोशिशों के बाद भी उस सेब को नहीं तोड़ पाया। वह भी राजा के पास खाली हाथ वापस लौट आया। अब राजा खुद गया पर उसको भी वह सेब नहीं मिला और वह भी उसकी सुगंध मन में बसाई वापस चला गया। घर आने के बाद भी राजा के मन से उस सेब को खाने की इच्छा नहीं निकली। वह उसी की बात करता, उसी के सपने देखता। जितना वह उससे दूर होता जाता उतनी ही उसको पाने की इच्छा बढ़ती जाती। आखिर वह उदास रहने लगा और एक दिन बीमार पड़ गया। फिर एक दिन उसने एक अक्लमंद आदमी को बुलाया और उससे वह सेब लाने के लिए कहा। उसने राजा को आकर बताया कि जिस स्त्री ने आपके नौकर को वह सेब बेचा था, उस सेब को उस स्त्री की केवल एक लड़की ही तोड़ सकती है, क्योंकि वह उसी लड़की का पेड़ था। यह सुनकर राजा अपने आदमियों के साथ वहाँ गया और क्रिस्टीन के घर पहुँचा। वहाँ उसे केवल उसकी माँ और दोनों बड़ी बहनें ही मिलीं, क्योंकि क्रिस्टीन तो पतके लेकर पहाड़ी पर गई हुई थी। राजा ने अपना टोप उतार कर झुककर उनकी माँ को नमस्कार किया। उस अक्लमंद आदमी ने क्रिस्टीन की माँ से पूछा, वह आपकी कौन सी लड़की है जिसका यह पेड़ है? राजा ने सोच रखा था कि अगर वह उस स्त्री की सबसे बड़ी वाली लड़की हुई तो सेब लेने के बाद वह उसे घर ले जाएगा और उससे शादी कर लेगा और अपनी रानी बना लेगा। इस काम में वह देर नहीं करेगा। स्त्री बोली, लेकिन क्या वह लड़की आपके और आपके सभी आदमियों के सामने उस पेड़ पर चढ़ेगी? नहीं नहीं, आप ऐसा कीजिए कि अभी तो आप अपने घर जाइए और वह लड़की सेब आपको बाद में आकर दे देगी। राजा बोला, ठीक है, मगर सेब जरा जल्दी भिजवाना। जैसे ही राजा गया वैसे ही उसने क्रिस्टीन को बुलाया और कहा, राजा ने यह सेब मंगवाया है, तुम यह सेब तोड़कर अपनी बड़ी बहन को दे दो। वह यह सेब ले जाकर राजा के पास चली जाएगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें कुएं में फेंक दूंगी। क्रिस्टीन ने वह फल तोड़कर अपनी बड़ी बहन को दे दिया। उसकी बहन ने उस सेब को एक रूमाल में लपेटा और उसको ले जाकर राजा के पास चली गई। वह बहुत खुश थी। खट खट खट
वह दरवाजे पर सेब के लिए खड़ी थी। उसको तुरंत ही अंदर बुला लिया गया। जैसे ही वह राजा के सामने आई और उसने सेब देखने के लिए अपना रूमाल खोला तो मानो उसमें सेब तो था ही नहीं, बल्कि उसमें सेब की जगह एक गोल पत्थर रखा हुआ था। जब राजा ने देखा कि वह उसके लिए सेब नहीं पत्थर लेकर आई है तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर राजा ने अपना एक आदमी भेजा। उसने जाकर उन लड़कियों की माँ से पूछा, क्या तुम्हारी कोई और लड़की भी है? हाँ है, तुम घर चलो, वह अभी तुम्हारे लिए सेब तोड़कर लाती है। नौकर के जाने के बाद उसने फिर क्रिस्टीन को बुलाया और अपनी दूसरी बहन के लिए सेब तोड़ने के लिए कहा। क्रिस्टीन ने फिर एक सेब तोड़ा और अपनी दूसरी बहन को दे दिया। वह भी जब राजा के पास पहुंची और उसको सेब देने के लिए अपना रुमाल खोला तो उसमें बजाय सेब के एक मुट्ठी कीचड़ निकला। राजा ने उसको भी अपने महल से भगा दिया। नौकर फिर उनके घर आया और उनकी माँ से पूछा, क्या तुम्हारे और भी कोई लड़की है? हाँ है तो, मगर वह तो किसी काम की नहीं है। उसको तो केवल बतखों को पालने का काम आता है। कोई बात नहीं, पर कहाँ है वह तो बतखों को लेकर पहाड़ी पर गई है। उस लड़की को बुलाया गया। कुछ देर बाद वह आई तो नौकर ने उससे पूछा, क्या तुम राजा के लिए एक सेब तोड़ सकती हो? वह गई और जंगली बेर की तरह वह सेब तोड़कर ले आई। नौकर ने अपना टोप उतार कर उसे झुककर नमस्कार किया, क्योंकि यही वह लड़की थी जिसको वे ढूंढ रहे थे। उस नौकर ने उस लड़की को राजा के महल को चलने के लिए कहा। क्रिस्टीन ने वह सेब अपनी जेब में रख लिया और राजा के नौकर के साथ चल दी और वह नौकर उसको ले जाकर राजा के महल की तरफ चल दिया। राजा के घर में उस फटे हाल लड़की को देखकर सभी अपनी अपनी हथेलियां मुंह पर रख कर हंसने लगे। राजा ने पूछा, क्या तुम सेब लाई हो? जी हाँ, क्रिस्टीन ने अपनी जेब से सेब निकाला और राजा की ओर बढ़ा दिया। राजा ने उसको थोड़ा सा खाया और उसको लगा कि उसने ऐसा सेब पहले कभी नहीं खाया था। इसके अलावा उसने क्रिस्टीन जैसी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने संतोष का सेब खाया था। राजा और क्रिस्टीन की शादी हो गई। उसकी माँ और बहनें भी वहाँ आई थीं। उन्होंने सोचा कि उनके पास तो उस सेब का पेड़ है, पर उनका यह सोचना गलत था, क्योंकि अगले दिन तो वह पेड़ क्रिस्टीन के महल की खिड़की के सामने खड़ा हुआ था।